नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज के सेशन को हम अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर, अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कैसे टोटालिटी बनानी है, टोटालिटी में किस तरीके के सिम्टम होने चाहिए। और उसके पहले हमने एक एफोरिज्म पढ़ा था जिसमें यह आया कि अगर बहुत लंबी टाइम की बीमारी है तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियल डिजीज हो गया है, जैसे एलोपैथिक दवाई या लंबे टाइम लेने से जो होता है, उसमें और ज्यादा लंबा टाइम लगता है पेशेंट को अच्छा करने में। तो अब आगे बढ़ते हैं। एफोरिज्म नंबर 154। इफ द एंटीटाइप constructed from the list of symptoms of the most suitable medicine contain those peculiar, uncommon, singular, and distinguishing characteristic symptoms which are to be met with in the disease to be cured in the greatest number and in the greatest similarity, this medicine is the most appropriate homeopathic specific remedy for this morbid state. जो भी दवाइयाँ हमारे पास है, उसके सिम्टम में से हमें एक ऐसी एंटीटाइप मीन्स एक ऐसी दवाई कंस्ट्रक्ट करनी है, एक ऐसा ऐसा टोटालिटी बनाना है जिसमें जिसमें PQRS सिम्टम हो, पिक्यूलियर अनकॉमन सिंगुलर एंड डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स हो। और उस टोटालिटी जो बनती है, और वो टोटालिटी उस डिजीज की है जिसके साथ जो हमारे सामने बैठा है उस पेशेंट की टोटालिटी है, उसको हमें क्योर करना है। और इसकी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी हो वैसी दवाई जब हम देते हैं, तो वो दवाई मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी होती है उस मॉर्बिड स्टेट की, उस पेशेंट की जिसको ये बीमारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको वो समझ में आया होगा कि हनुमान सर ने स्पेसिफिक वर्ड जो यूज किया है वो कोई बीमारी की स्पेसिफिक दवाई के लिए नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल केस की स्पेसिफिक दवाई के बारे में है। यानी कि एक ऐसी दवाई जो जो उस पेशेंट को उस कंडीशन में अच्छा कर सकती है। द डिजीज, इफ इट बी नॉट वन ऑफ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर वो लंबे टाइम की बीमारी नहीं है, तो द डिजीज विल जनरली बी रिमूव्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड बाय द फर्स्ट डोज ऑफ इट। एक ही डोज से एक्यूट बीमारी हट जाती है, विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना। अगर डिजीज लंबे टाइम की बीमारी नहीं हुई, तो अगर लंबे टाइम की है तो फिर उसमें एक से ज्यादा डोज की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कुछ अलग अलग दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है, सेवरल एंटीसोरिक की भी जरूरत पड़ सकती है, वो आगे आएगा भी। 2-3 दिन में हम उस पार्ट को भी कवर कर लेंगे। 155। आई मे आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टरबेंस, कोई किसी भी डिस्टरबेंस के बिना मैं ये कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ, for in the employment of this most appropriate homeopathic remedy, it is only the symptoms of the medicine that correspond to the symptoms of the disease that are called into play. कोई भी डिस्टरबेंस के बिना ये कहता हूँ कि हनुमान सर कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी है, यानी कि होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस इंडिविजुअल केस जो हमारे सामने आया है, उसकी जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी है, उसकी एम्प्लॉयमेंट्स के बाद, उसकी एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वही सिम्टम मेडिसिन के काम करते हैं जो टोटालिटी के हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्ले करते हैं। यानी कि उसकी उसकी डिजीज जो डेवलप होती है, यानी कि जो हमारा फंडा है कि हम जब दवाई देते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस होता है। तो वो जो प्रोडक्शन होता है उसके जो सिम्टम है वो वही सिम्टम प्रोडक्शन होंगे जो सिमिलरिटी में है, दूसरे सिम्टम डेवलप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यही एक स्पेसिफिक वर्च्यू है, एक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक सिमिलिमम की ये वर्च्यू है। जब भी ये सिमिलिमम जाती है तो सिर्फ और सिर्फ यही सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं जो सिमिलिमम के है,
जो हमने टोटालिटी में लिए वो बढ़ जाते हैं। द फॉर्मर ऑक्यूपाइंग द प्लेस ऑफ द लेटर वीकर ऑर्गेनिज्म। जो जो ये मेडिसिनल सिम्टम है वो वीकर जो डिजीज हो गया, जो नेचुरल डिजीज या जो भी आर्टिफिशियल डिजीज वीक हो गया उसके सामने, उसकी जगह ले लेते हैं और वो हट जाता है। दैट इज इन द सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल। लाइफ प्रिंसिपल में की सेंसेशन में ये उसकी जगह लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुली प्लेस्ड वर्ड्स, हनुमान सर ने काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्ड्स को प्लेस्ड किया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, लाइफ प्रिंसिपल का सेंसेशन, उसमें ये चेंजेस आता है। क्योंकि सबसे पहले डायनामिक, अगर आप कैंट फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो वहां से आपको और ब्यूटीफुली ये सब समझ में आएगा कि ये जो डिजीज है, जब दवाई देते हैं तो दवाई यहाँ पर काम करती है डायनामिक लेवल पर। क्योंकि डिजीज पहले डायनामिक लेवल पर आता है, लाइफ प्रिंसिपल के सेंसेशन में, फीलिंग में आता है, फिर वहां से वो पैथोलॉजी क्रिएट करता है बाद में, वो अल्टीमेट हो गया। लेकिन हमें जाना है यहाँ से, यानी कि जहाँ ओरिजिन हुई, जहाँ जहाँ पर सबसे पहले डिजीज आया, दैट इज द लाइफ प्रिंसिपल, लाइफ एनर्जी, जहाँ जिसकी सेंसेशन और फीलिंग में कुछ चेंजेस आए, बदलाव आए, जिसको हमने डिजीज डिसऑर्डर समझा है। और एलोपैथिक साइड से जो समझते हैं डिजीज या डिसऑर्डर, दैट इज ऑन द पैथोलॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, मटेरियल लेवल, दैट इज द जिसको मोस्ट ऑफ द जो मेडिकल फील्ड है उसको वही डिजीज समझती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डिजीज वहां नहीं है। डिजीज डायनामिक प्लेन पर चल रहा है, जिसकी इफेक्ट बॉडी पर आ रही है। अब जब भी हम दवाई को एम्प्लॉय करते हैं तो वो दवाई इस सेंसेशन और फीलिंग को हटा देते हैं, और दवाई का सेंसेशन और फीलिंग आ जाता है। और फिर उसका तो हमने एक ही डोज दिया है और उसकी एक्शन भी तुरंत होती है, तो वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। एंड देयर बाय एनिलेटिंग देम, बाय ओवरपावरिंग देम। बट द अदर सिम्टम्स ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन which are often very numerous, being in no way applicable to the case of disease in question, are not called into play at all। तो किसी को भी ये दिमाग में हो कि एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, कि जैसे हायर पोटेंसी देने से एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस होने के चांसेस है, लेकिन अगर आपकी दवाई परफेक्ट सिमिलिमम है, आपका कॉन्फिडेंस उतना है और आप देंगे, और आपने किस 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 एंगल से दवाई को सिलेक्ट किया है वो ज्यादा उसमें मैटर करता है। मैंने देखा है जब हम पहले स्टूडेंट लेवल पे थे, तो और जो जो बिगिनर, एज अ बिगिनर जब प्रैक्टिस में बैठे तो हमने कीनोट से प्रिस्क्रिप्शन किया, पीक्यूआरएस को ढूंढा, फिजिकल पीक्यूआरएस को वहां से प्रिस्क्राइब किया। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसके हिसाब से हम उतनी हायर पोटेंसी में नहीं दे सकते थे जितना आप दे सकते। फिर धीरे धीरे अब कॉन्शियसनेस बढ़ी, ग्रो हुए, तो धीरे धीरे हमने डिस्पोजिशन से दिया, फिर माइज्म को कंसिडर करके दिया। अब हम अब हम स्पिरिचुअल प्लेन से दवाई देते, तो उसकी किस एंगल से हम दवाई को पकड़ते हैं, देते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और उसके साथ साथ हमारी पोटेंसी सिलेक्शन एकदम एक्यूरेट धीरे धीरे हो जाती है। तो मैट ये सब कुछ मैटर करता है, सभी कंडीशंस, टाइम एंड स्पेस, ये सब कुछ मैटर करता है कोई एक घटना को घटित होने के लिए। 20% पार्ट तो उसका है, टाइम एंड स्पेस का। तो समय की मांग है। धीरे धीरे आप सब जो भी न्यू कमर्स अगर इसको सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट लेवल पे हो उसको सुन रहे हैं, तो ये एक टाइम की मैटर है, वो धीरे धीरे आपको और बेहतर बना देगी। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ऑर्गेनॉन के साथ, क्रॉनिक डिजीज के साथ जुड़े रहिए, हनुमान सर के साथ जुड़े रहिए, तो आपकी होम्योपैथी और बेहतर होती जाएगी। तो ये जो दूसरे सिम्टम है ये कभी भी पेशेंट के अंदर आते नहीं, एसेसरी सिम्टम इसको बोलते हैं, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन। ये कभी भी आते नहीं। कब आते हैं? जब मेडिसिन पार्शियल एक्ट करती है, तब उसके सिम्टम पेशेंट के अंदर आने लगते हैं। तो जब भी आपकी मोस्ट होम्योपैथिक
मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी है, तो उसके दूसरे सिम्टम आने ही नहीं वाले, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कभी भी ये ऐसा नहीं होगा। तो बिना डरे हम हायर पोटेंसी यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। द पेशेंट ग्रोइंग अवरली बेटर, हर घंटे बेटर बेटर होता जाता है, फील्स ऑलमोस्ट नथिंग ऑफ देम एट ऑल, और जो पहले था उसमें से अब वो कुछ भी फील नहीं करता है, बिकॉज the excessively minor dose requisite for homeopathic use के लिए सिर्फ और सिर्फ excessively एक minor dose जरूरी है होम्योपैथी में, is much too weak, काफी ज्यादा वीक है, to produce the other symptoms of the medicine that are not homeopathic to the case, केस की जो होम्योपैथिक सिटी में नहीं आते वैसे सिम्टम प्रोड्यूस करने में काफी वीक है। क्योंकि जो भी प्रूविंग दवाई का हुआ है वो जैसे 1 मार्क सिम्टम या 2 मार्क सिम्टम भी हम ले सकते हैं, वो जो पार्ट है वो पार्ट काफी दवाई रिपीटेशन के बाद क्रिएट हुआ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसमें अलग अलग आए हैं। तो जो जो उसमें कॉमनली जो है, जैसे 3 मार्क सिम्टम हम बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल प्रूवर्स में आए हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। हमें ये देखना होगा कि कौन से सिम्टम हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा और बेहतर तरीके से आपका प्रिस्क्रिप्शन होता जाएगा। ये एक जो बिगिनर है या स्टूडेंट लेवल पे है उसके लिए बात है, लेकिन जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए जो एडवांस हमारे साथ कर रहे हैं, डायनामिक प्लेन से दवाई देते हैं, उनको ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो हायर प्लेन से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। Too weak to produce other symptoms of the medicine that are not homeopathic to the case in those parts of the body that are free from the disease, और ऐसे पार्ट जो डिजीज से मुक्त है वहां पर कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करते, एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन अलाउ only the homeopathic symptoms to act on the parts of the organism that are already most irritated and excited by the similar symptoms of the disease, in order that the sick like principle may react only to a similar but stronger medicinal disease whereby the original malady is extinguished। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक सिम्टम ही काम करते हैं उसी पार्ट पे जहां पर डिजीज है, जहां पर वो ऑलरेडी इरिटेटेड कंडीशन में, उसी सिम्टोमेटोलॉजी को इरिटेट करती है हमारी दवाई, जिससे लाइफ प्रिंसिपल से जो सिक लाइफ प्रिंसिपल है वो उतना ही स्टिमुलेशन मिले, जिससे वो हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सिर्फ कन्वर्जेशन है, क्योंकि ये एनर्जी है, इससे एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रही है लाइफ एनर्जी की हमारी दवाई से। हमारी दवाई सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट करती है, ना कि क्योर कर रही है। तो काफी स्टूडेंट और बिगिनर्स को ये लगता है कि भाई दवाई क्योर कर रही है, दवाई क्योर नहीं कर रही है, पेशेंट अपने आप अच्छा हो रहा है, दवाई सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन दे रहा है, हमें उस वो सिर्फ स्टिमुलेशन देना है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि भाई 1 हफ्ता हो गया चेंज नहीं है, चलो और दवाई दो और डोज बढ़ाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हैंड को एक बार आपने काम कर दिया, फिर अपने हैंड को पकड़ के बैठ जाना है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, एक ऑब्जर्वर बनना है। तो धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन भी काफी पक्की होगी, आपके जो आपकी जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग होती जाएगी। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी के लिए साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।